तो अभी 2 वीक बाद क्लास हो रहा है, और इससे पहले हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का किया था, है ना। ऐसे 14-15 क्वेश्चन तो आज भी वही करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं वही 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 सब करने हैं हमें। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आगे का। ठीक। चलो इसको देखो पहले। कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है, और कॉस इंटू कॉस साइन थीटा साइन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया है। तो ए इंटरसेक्शन में मतलब ए और बी में जो भी थीटा आएगा उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन थीटा क्या होगा, कितने होंगे, ऐसे बताना हमें। हो रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाना है। हाँ ऋषित, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसमें क्या, कॉस और कॉस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दो। तो क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, मतलब साइन और कॉस में वैल्यू का जो वैल्यू आनी चाहिए वो तुम्हारी सेम आनी चाहिए थीटा की वैल्यू के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो माइनस प्लस कुछ भी चलेगा, कॉस कॉस स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारी अंदर वाली सेम होनी चाहिए, तभी इक्वेट कर पाएंगे। तो थीटा ऐसा रखो कि दोनों में सेम है। तो थीटा हमारा पाई/4 हो सकता है, -पाई/4 हो सकता है, 3 पाई/4 हो सकता है, 5 पाई/4 हो सकता है। तो ऐसे क्या है, थीटा तुम्हारा पाई/4 के हिसाब से चलता जाएगा, है ना। तभी तो ये दोनों सेम हो पाएंगे। कॉस स्क्वायर तो वैसे ही है, अंदर वाली वैल्यू सेम हो गई तो मतलब हो गया। ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस पाई/4। मतलब n की वैल्यू इंटीजर रखने के बाद अगर हम लोग ऐसे वैल्यू रखें, तो यहाँ पे अगर अंदर प्लस माइनस, जैसे साइन अगर हम लोग 3 पाई/4 लें तो ये आएगा -1/√2 और ये आएगा 1/√2, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर के अंदर माइनस है ना, तो माइनस प्लस भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है वो। ठीक है, तो ये हो सकता है थीटा। इधर इधर चले जाओ। ये तुम्हें जीरो दिया है, तो ये तो प्रोडक्ट में है ना, तो कोई एक नंबर अगर जीरो हो गया तो या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अब इसके हिसाब से सॉल्यूशन सोचो, क्योंकि अगर कॉस की वैल्यू जीरो कब आती है, जब अंदर तुम्हारा 90 बने या -90 बन जाए। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू तो 1 तक जा सकती है ना, पाई/2 मतलब डिग्री में बोलो तो 90 डिग्री, पर रेडियन के हिसाब से चलो तो पाई की वैल्यू 3.14/2 करके लिखते हैं। तो ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, है ना। साइन थीटा की वैल्यू 1 या 1 से कम ही होगी, तो पाई/2 मतलब 3.1.57 तक साइन थीटा नहीं जा सकता। ये वाला, ये जीरो हो सकता है तो अंदर तुम्हारा जीरो हो जाए, है ना। पाई नहीं हो सकता, ये कॉस थीटा भी तुम्हारा 1 से -1 के बीच में ही होगा, तो अंदर जीरो कब हो सकता है, थीटा इक्वल टू 90 पे, है ना। और थीटा इक्वल टू अगर कुछ और भी रखेंगे तो
पाई बाई टू के हिसाब से हम लोग बता बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, ये पाई बाई टू के करस्पॉन्डिंग है, वो पाई बाई फोर के करस्पॉन्डिंग है। तो फिर आंसर हमारा क्या हो गया, दोनों से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। तो यहाँ से बी तुम निकालोगे और इधर से ए तुमने बोल दिया है। इधर से तुम्हारा अगर थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो एन पाई प्लस पाई बाई टू बोल सकते हैं, प्लस माइनस जो भी लिखना चाहो, क्योंकि कॉस वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो जीरो। तो दोनों से हमारा कोई सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा। बाकी जल्दी में ऐसे सोच सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों वैल्यू सेम हो जाए, और इसमें अगर साइन और कॉस की वही सेम वैल्यू रखोगे तो पाई बाई फोर के हिसाब से ना तो ये जीरो होगा ना वो जीरो होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, नल सेट, कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट। इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये तो साइन कॉस में है पर वो साइन स्क्वायर में है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे राइट साइड वाला टर्म है उसको ज़रा सिंगल पावर में लेके आओ, क्योंकि स्क्वायर में है साइन स्क्वायर, तो उसको छोटा करो। तो जैसे ये वाला जो टर्म है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो तुम उसको ऐसे ही लिख लो और उसके बाद देखो सॉल्विंग करके कुछ बनेगा, और फिर हम लोग कर ले जाएंगे इसको। टू का पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये टू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पे एक्स प्लस पाई बाई फोर है। वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस टू एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। वन प्लस साइन टू एक्स हो गया। एक साइड ले आओ, देखो कुछ कॉमन वॉमन होगा, सॉल्व कर लेना इसको। टू साइन एक्स, अच्छा इसको ओपन करो तो क्या बनेगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो टू साइन एक्स और वन, और इसमें से कॉस एक्स अगर कॉमन करोगे इसमें और इसमें, तो तुम्हारा वही चीज़ बनेगी, दोनों में कॉमन निकलेगा और सॉल्व कर ले जाएंगे। तो एक साइड ले आओ, पहला तो ऐसे ही लिखा रहने दो, दूसरे में माइनस कॉस एक्स कॉमन कर लो। तो बन जाएगा वन माइनस कॉस एक्स और टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो आना है तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ हो सकती है या कॉस एक्स की वैल्यू वन हो सकती है। इंटरवल तुम्हें दिया है जीरो से पाई, तो जीरो से पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हाफ आती है पाई बाई सिक्स पे, साइन पाई बाई सिक्स इक्वल टू हाफ, और साइन पाई माइनस थीटा भी हमारा साइन थीटा होता है, यानी साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स कर दो तो साइन पाई बाई सिक्स आ जाएगा, फिर से हाफ।
तो इसका जो आंसर है साइन एक्स इक्वल टू हाफ का, वो हमारा हो जाएगा पाई बाई सिक्स एंड पाई माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब पाई बाई सिक्स और 5 पाई बाई सिक्स। पाई के ऊपर जाना नहीं है तो पाई के ऊपर नहीं जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। कॉस एक्स इक्वल टू वन, कॉस एक्स इक्वल टू वन अगर बात करो तो ज़ीरो पे होगा, कॉस ज़ीरो वन होता है। और उसके बाद अगर जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारी वन से कम, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स इक्वल टू वन का आंसर हुआ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तीनों का सम कर लो, आंसर हो गया हमारे पास पाई। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें वही है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाए, अगर वो पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर कम से कम प्रैक्टिस करनी होती है हमें ज़्यादा, है ना, उसकी वजह से हम लोग कुछ बता पाएँ। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो मुश्किल है। वो जस्ट ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, ठीक है। चलो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल है थोड़ा सा, और ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का वो यूज़ नहीं है वैसे इन जनरल। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से बताओगे, देखो। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगाओ और देखो क्या हो रहा है। बी की वैल्यू निकालो, तीनों साइड्स पता करो, पता चल जाएगा। चेष्टा जैसे जो भी साइड निकाली है वो भी चेक कर लेना कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले लगाते, केस हम लोग को बनाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि हो सकता है ये दोनों इक्वल हो सकता है ये दोनों इक्वल हो सकता है ये और ये इक्वल हो, और तीनों इक्वल वाली कंडीशन अगर होगी तो आ सकती है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो चलो बनाते हैं। तो पहला केस ये है, b+5 और 3b-2 को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 7/2 आ गया b। अब b 7/2 है तो साइड्स क्या हो गई, वहाँ रखो b+5 में 17/2, और इसमें भी वही 17/2 हो जाएगा, और 6 माइनस b करोगे तो 5/2। ठीक है, अब 17/2 17/2 5/2, तो दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे है ऐसा। ये दोनों तो कितना 34/2 हो जाएगा, तो वो तो बड़ा ही है इससे, इन दोनों का सम इससे बड़ा है। ये पॉसिबल है, मतलब ये हमारा हो सकता है। ठीक है, चलो केस टू में अगर लास्ट वाले के साथ इक्वेट कर दो तो b आ जाएगा 11/2। अब b 11/2 है तो पहला वाला क्या हो गया 21/2। तनिष्क सही है, ठीक है। ठीक है, तो 11/2 नहीं, सॉरी, ये हमारा 1/2 आएगा। 6 - 5 1, और उधर जाके 1/2, तो b पहले केस के हिसाब से 11/2, और दूसरा क्या है
दूसरे में 3/2 -2 करोगे ना तो ये -1/2 आ रहा है, और साइड हमारा -1/2 नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो बी है हमारा गड़बड़ है। एक केस और है जब सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर देंगे। हाँ ठीक है। 3b-2 6 - b, तो इधर जब 4b = 8 हो गया तो b कितना आ गया, 2 आ गया। अब b अगर 2 आया है, पहला क्या हो जाएगा 7, दूसरा क्या हो जाएगा 4, तीसरा क्या हो जाएगा 4। ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो, 2 का सम तीसरे से बड़ा है। तो ये और ये दो आंसर बी के हो सकते हैं, जिसके लिए ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस बन रहा है। ठीक है। Yes, sir. हम्म चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन तो होने वाला था, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पुराना ही नॉलेज के हिसाब से हो जाता है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 minute, sir. हाँ। Yes, sir. ठीक। चलो ये देखो जरा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, और पॉइंट डी ई एफ आर ऑन द इंटीरियर ऑफ सेगमेंट बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कैन नॉट बी सिमिलर टू ए बी सी किसी भी कंडीशन में, ऐसा बोला जा रहा हो। तो ए बी और सी ऐसे रफली टाइप बनाते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी और सी ऐसे बोल दिया। और बड़ा छोटा ध्यान रखना, जो भी है ये कम है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। चलो इसके हिसाब से डी ई एफ जो है इंटीरियर पॉइंट है बी सी सी ए और ए बी के, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता है। अब डी तो वैसे कहीं पे भी चूज़ करोगे, लेकिन अगर बी सी में कहीं पे चूज़ करो तो अगर पॉसिबिलिटी आ रही है तो फिर बोला जाएगा ये हो सकता है। सही है निश्चित, बिल्कुल। बना के तुम्हें समझना है, मतलब जैसे डी है, डी कहाँ पे है, इसके इंटीरियर है, तो यहाँ पे तुमने जैसे बना लिया। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल ए बी डी है। अब ए बी सी और ए बी डी में बी तो सेम हो गया, बी कॉमन हो गया, बचा ए और सी, और इधर ए और डी बचा। अब देखो यहाँ पे जब तुम इधर आओगे डी की तरफ, मतलब इधर आ रहे हो, ज्योमेट्री मैंने ट्राइंगल इस हिसाब से बनाया कि सी हमें बड़ा दिख रहा है उससे छोटा, और ये उससे छोटा ऐसा दिख रहा है, उसी हिसाब से डायग्राम भी तुम्हारा बनेगा अपने आप से। ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल में कौन बड़ा होगा बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि तुम जितना इसके पास में आओगे उतना ही हमारा वैल्यू बढ़ेगी। ट्राइंगल के इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाए, और पास में चले जाओ और बढ़ जाएगा। तो अगर एक भी एंगल सी से भी बड़ा हो गया तो वो सिमिलर की कंडीशन ख़त्म हो गई। मतलब एक तो बी तो कॉमन है, बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं उनमें इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए ना कि सी से बड़ा हो जाए। बीच में अगर फंसता तो पॉइंट बदलने पे हम लोग बता सकते थे, पर अगर पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे भी बदलोगे जो ये एंगल आएगा वो सी से बड़ा ही होगा। इस वजह से ए बी डी हमारा सिमिलर नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी को कन्फ्यूज़न है कि बी सी ई के बारे में बात कर दें, तो बी सी ई के लिए फिर से बनाया हमने। बी सी और ई कहाँ है, ई हमारा सी ए पे है।
ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सी कॉमन है, ठीक है। ये वाला एंगल जितना हम लोग पास में जाएंगे उतना ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हो सकता है ए की वैल्यू यहाँ से करते करते हो सकता है ये बी पहुँच गया हो, ये बी वैल्यू हो गई हो, और उस समय हो सकता है ये कम हुआ है तो ए हो गया हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हारा पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो जिसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है वो तो हम लोग नहीं बोल सकते, पर जिसमें नहीं है तो उसी के लिए आंसर हम लोग बोलेंगे। तो ए बी डी कभी भी तुम्हारा सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो लॉजिक वाइज ये सॉल्व हुआ है कि उसका बस डायग्राम बनाया और हमने ये देखा कि एंगल कम ज़्यादा किस तरह से हो रहा है और कैसे मैच हो सकता है। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो फिर वही। तो पहला ए ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक टाइप का ही है, ज्योमेट्री का है, एंगल वैंगल के हिसाब समझो। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब पता होना चाहिए कंडीशन। और साइड लेंथ 1 है, ए एफ पी एस स्क्वायर है और ए बी क्यू आर भी स्क्वायर है। हमको जो बताना है वो एरिया ऑफ ए पी क्यू और एरिया ऑफ एस आर पी निकालना है। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो ये वाला एंगल 120 होगा, कोई भी एंगल इसमें लिख दो, सब 120 होते हैं, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम 720 होता है, तो हर एक एंगल इक्वल होता है इंटरनल। तो यहाँ पे 120 120 सारे एंगल हैं। अब देखो बेसिकली हमको जो चाहिए ना वो हमारा ए पी क्यू। ए पी क्यू कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला ऐसा करके जो बना वो ए पी क्यू। और एस आर पी, एस आर पी ये है। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के हमको डिवाइड करना है। देखो एक बार, साइड साइड पता है हमें 1 1 है। देखो ए पी और ए क्यू तो हम लोग बता सकते हैं। ए पी हमारा डायगोनल दिख रहा है, ए एफ पी एस में ए पी डायगोनल है और ए क्यू भी डायगोनल है। दोनों स्क्वायर जो हैं वो हमारा, अगर स्क्वायर की साइड बताओगे तो क्योंकि साइड एक कॉमन है ना, तो स्क्वायर की साइड भी हमारी 1 है। तो जो ए पी है, ए पी, ये ए पी हमारा डायगोनल है इस स्क्वायर का। तो डायगोनल अगर है तो हमें पता है स्क्वायर में साइड 1 1 है, तो ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ऐसे ही अगर ए क्यू निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी √2 आएगा। तो ए पी और ए क्यू हमारा √2 है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं ऐसा एस आर और पी की तरफ। तो देखो तो ए आर और ए एस ये दोनों वैल्यू सेम होगी। ए आर भी 1 होगा क्योंकि ए बी क्यू आर स्क्वायर है ना, ए बी क्यू आर स्क्वायर है और ए बी क्योंकि साइड 1 है तो इस वजह से ए आर भी 1 होगा। और ए एस पी एफ भी स्क्वायर है और साइड 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ए आर और ए एस भी हमारा 1 आ गया। ठीक है, हम लोग ये वाली साइड भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये भी 1 है ये पी एस भी 1 होगा, क्योंकि ये भी हमारा स्क्वायर की साइड है। ठीक है,
तो देखो सब चीज़ हमें पता चल रही है, बस एक आर एस पता चल जाए और एंगल पता चल जाए। जैसे ये वाला एंगल पता होगा तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हम लोग बता सकते हैं अगर ध्यान दो तो, है ना, ये वाला एंगल बताया जा सकता है। देखो ये हमारा डायगोनल था एपी, दिख रहा है ना, ऐसे बना हुआ है ए, एपी डायगोनल है तो ये वाला एंगल 45 होगा, ये वाला 45 होगा ये। और ऐसे ए क्यू भी डायगोनल है इसका, तो ये भी 45 होगा स्क्वायर के हिसाब से। तो पूरा एंगल 120 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 था, ये भी 45 है, तो 90 90 मतलब 45 प्लस 45 90 हो गया, और प्लस यहाँ पे बचा 30, तो ये वाला एंगल हमारा 30 है। बताओ सही है ना, 30 समझ में आया 30? ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो पूरा ऐसा यहाँ से लेके ए आर और आर एस के बीच में जो बन रहा है उसको देखो, तो ए आर और आर एस के बीच में जो बन रहा है, देखो ए आर मतलब ये हमारा 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये पूरा यहाँ तक 90 होगा, है ना, एफ ए एस 90 होगा, और क्योंकि इसका 120 है तो ये हमारा 30 हुआ इतना, तो उधर 30 हुआ तो इधर भी 30 हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला एंगल आ रहा है ना, जो हमारा ए आर और आर एस वाला है, ये हमारा 60 है। बताओ क्लियर हुआ, ये सब एंगल समझ में आ रहे हैं? और अगर ये 60 है तो ए आर और आर एस, ए आर और ए एस दोनों सेम है, तो ये हमारा तीनों 60 हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ अब देखो जो बचा हुआ है ना, अगर तुम आर एस की बात करो तो आर एस भी हमारा 1 हो गया, क्योंकि ए आर ए एस इक्वल था और बीच में एंगल 60 आ रहा था, तो ए आर एस जो हुआ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो ये भी साइड हमारी 1 आ गई। अब ये 1 आ गया है, ये एंगल कितना होगा ये बस निकाल लेंगे तो हो गया काम हमारा। अब फिर से देखना, ये पूरा ए एस पी 90 है, उसमें से तुमने ये एंगल ऐसे बता दिया, तो ये हमारा 60 था, ये वाला से एंगल 60 है, तो बचा हुआ कितना हो, ये 30 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन के आ रहे हैं वो ये दोनों है, 30 और एस आर 1 है, ये भी 1 है, और नीचे एक और ट्रायंगल है जिसका हमें निकालना है √2 और ये 30। बताओ ये दोनों ट्रायंगल है, ये हमारा कौन सा है, ए पी क्यू, और ये हमारा एस आर। ये जो ट्रायंगल मैंने निकाले हैं ये समझ में आया दोनों? हाँ तो बस एरिया लिखना है, और एरिया लिखने में अगर तुम हाफ बेस साइड करते हो तो वो भी सही है, वरना हाफ, जैसे कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हम लोग एरिया ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें कोई साइड पता है, तो जैसे ये ए बी और सी है, तो इसको अगर ए बोल रहे हो और इसको सी बोल रहे हो और ये एंगल बी है, तो हाफ ए सी साइन बी लिखा जा सकता है। हालांकि सॉल्विंग देखो बहुत सिंपल है, बे साइड लेके चलना होता है, तो जैसे ये बी है तो बी के करस्पॉन्डिंग हम लोग
ये निकाल लें परपेंडिकुलर, है ना, ये बी एंगल है। तो साइन रूल, साइन के हिसाब से जाओ, तो अगर इसको एच बोल रहे हो तो साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच बाई सी। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, सी साइन बी। तो परपेंडिकुलर पता चल गया है, और बेस ए है तो हाफ ए सी साइन बी, हाफ बेस साइड करना होता है, और इनटू में साइन बी। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हुई ये हो जाएगी हमारी एरिया हाफ 1 इंटू साइन 30, और इसका एरिया हो जाएगा हाफ √2 इंटू √2 साइन 30। ठीक है, इसमें से इसको डिवाइड करना है, इस वाले एरिया में से इसको डिवाइड करना है, तो आंसर कितना हो गया, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, हाफ बेस साइड लगाया है मैंने। ये पूरा ज्योमेट्री क्वेश्चन था, लास्ट में बस हमने उन्हें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज़ करी है एंगल के हिसाब से, वो जो लिखा है ना, हाफ बेस हाइट, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख दिया। बाकी अगर वो पता है तो बस यहाँ पे लास्ट में यही लगाना है। तो वो तो कुछ नहीं था, मेन यहाँ पे जो काम किया है ना, वो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग देखना था ठीक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आया समझ में? ठीक है, इसको देखो, ये सिंपल है। कुछ सिंपल भी आते हैं, कुछ थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर तरह के क्वेश्चन हमको करना आना चाहिए। देखो इसको ट्राई करो। एक्स और वाई को अभी एक सेम पोजीशन में मान लो, क्योंकि 15 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है। तो मान लो एक ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे एक्स और वाई अभी दोनों सेम है यहाँ पे। तो एक हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और एक हमारा, मतलब ऐसे अगर एक जाएगा तो एक इधर जाएगा, और 15 सेकेंड में हमारा मीट हो रहा है। तो ऑब्वियस है वाई की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। तो लेकिन हमें एक राउंड में कितना टाइम लगना है वो पता करना है वाई के लिए। तो अभी अगर एक्स के हिसाब से जा रहे हो तो पूरा 40 सेकेंड्स लग रहा है ना। तो 15 सेकेंड में अगर बात करो तो यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ तक आएगा और ये पूरा ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा एक ही टाइम पे। 15 सेकेंड बाद की बात है, ये 15 सेकेंड में ऐसा हुआ है। तो अगर 40 सेकेंड में वो पूरा एक राउंड का कंप्लीट कर रहा है तो 15 सेकेंड में कितना करेगा। यूनिटरी फॉर्मूला जो होता है, 40 सेकेंड में अगर वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 15 सेकेंड्स में 1/40 इंटू 15, 3/8 पार्ट सर्कल का कंप्लीट करेगा, है ना। 3/8 पार्ट कर लेगा कंप्लीट, ठीक है, 15 सेकेंड में। तो बचा हुआ कितना हुआ, है ना, बचा हुआ हमारे पास हुआ ये जो इतना पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा 1 - 3/8, मतलब 5/8। तो अब y के बारे में सोचो, 5/8 जो पार्ट है, हाँ हार्दिक सही आ रहा है, ठीक है। 5/8 जो पार्ट है वो 15 सेकेंड में y ने करा है, तो हमें पूरा एक पार्ट कितने में होगा। तो 5/8 पार्ट जो है वो 15 सेकेंड में है। तो पूरा 1 एक राउंड करने के लिए 15 डिवाइडेड बाई 5
यूनिटरी फॉर्मूले से हो गया। सर 15 सेकेंड में 3/8 वाला पार्ट है तो 5/8 वाला भी कैसा है? 5/8 तो वाई के लिए बता दिया ना कि वो बचा हुआ पार्ट, जैसे एक्स इधर से आया तो ये 3/8 पार्ट हुआ ना। अगर 40 सेकेंड में वो पूरा 1 कर रहा है तो 15 सेकेंड में कितना पार्ट करेगा? 3/8 पार्ट सर्कल का करेगा, है ना। यस सर। तो बचा हुआ कितना है? पूरा 1 बोल रहे हैं हम लोग एक राउंड, तो ये बचा हुआ 5/8 है। बट ओके सर। और 5/8 को वाई ने कंप्लीट किया है 15 सेकेंड में। तो अगर 15 सेकेंड में उतना कंप्लीट करता है, मतलब 5/8 पार्ट, तो एक पूरा राउंड कितनी देर में करेगा, वो यूनिटरी वाले से लिख दिया। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट। ABC be an acute angle triangle. Let D be the midpoint of BC. If AB equal to AD, then tan B upon tan C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और जो गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, तो tan B अपॉन tan C की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। सॉल्व करो। ये ऐसा कुछ है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। डी यहाँ पे है मिड पॉइंट। ए बी इक्वल टू ए डी भी है और बी डी इक्वल टू डी सी भी बोलेंगे। तो tan B अपॉन tan C चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो। वो वाला सोचो कि रेशियो कैसे निकालते। tan भी अगर निकालना है तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिखना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो बनाओ, और बनाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है ना। जैसे tan भी और tan सी निकालने हैं तो कम से कम एक राइट एंगल बना लो। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ई पे ऐसे ड्रॉप कर लिया। तो ए बी और ए डी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी और ए बी डी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए डी सेम है, तो इसका मतलब ई जो होगा वो मिड पॉइंट पे आएगा परपेंडिकुलर। अगर तुम आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जाओगे, मतलब अगर जिस पे साइड दोनों कॉमन है, ये अगर ड्रॉप कर रहे हो 90 पे, तो ये हमारा सेम होगा अगर ए बी और ए डी सेम है। ठीक है, तो बी ई को हम लोग बी डी बाई 2 लिख सकते हैं। आप देखो, आप सॉल्व करो। tan बी और tan सी चाहिए डिवाइड रेशियो। अभी tan बी लिखोगे तो ए ई अपॉन बी लिखना होगा, और tan सी लिखोगे तो ए ई अपॉन ई सी लिखोगे, और बी ई और ई सी की वैल्यू आपस में हम लोग बी डी के टर्म में निकाल सकते हैं। है ना, चलो निकालते हैं। tan बी
इज इक्वल टू लिखोगे ए ई अपॉन बी ई, बी को लिख देंगे बी डी बाई टू, यानी 2 ए ई अपॉन बी डी, और tan सी लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी, ई सी को अगर लिख दें हम लोग ई डी प्लस सी डी, ई डी हमारा क्या हो जाएगा बी डी बाई टू प्लस सी डी क्या हो जाएगा, सी डी को बी डी लिख सकते हैं, तो बन रहा है हमारा ए ई टू ए ई बाई 3 BD, और बस रेशियो निकालना है तो ए ई तो कट जाएगा, 1/BD और 1/3 BD हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब 3, इसका रेशियो 3 आ जाएगा। लो ये हो गया आंसर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के हमने सॉल्विंग करी है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है टू द इक्वेशन। देखो एक बार एक साइड ले आओ, फिर जो कॉमन हो उसको कॉमन करो और देखो क्या बनेगा, फिर एक बार करो, एक साइड सबको ले आओ, कॉमन निकलेगा कुछ, देखो cos पावर 4x माइनस साइन पावर 4x 1/cos² माइनस 1/sin²x। तो अभी दिख रहा है मुझे कि cos² माइनस sin² कॉमन हो सकता है। ये आएगा, और उसमें cos² माइनस sin² ये तो तुम्हारा 1 ही हो गया ये, और बाकी ये कॉमन करो तो ये कॉमन हो सकता है, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हें। वन माइनस 1/, शायद सही है ना, कुछ जो बता रहे हो शायद ठीक है वो। चलो देखते हैं, लेकिन सॉल्विंग यहाँ तक हो गई। अब ये वाला टर्म 0 या फिर ये वाला टर्म 0, चलो देखते हैं दोनों। तो अगर ये वाला टर्म 0 हुआ तो इधर जाके sin²x, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, tan² को 1 लिख दो, और हमें सॉल्यूशन के 0 से 2π में चाहिए, तो tan x कह लो +1 या -1। अब चारों क्वाड्रेंट में हमारा tan x की वैल्यू 1 या -1 मिलती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4 होता है, -1 होता है उस पर 5π/4, और फिर 7π/4। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर निकालोगे तो आंसर यहीं तक जाओगे, क्योंकि 2π के आगे नहीं जाना है। चलो ये इसके हो गए 4। अब दूसरा ये वाला इसके इक्वल हो जाए, तो यानी sin² को इंटू cos² 1 हो जाए,
ये वाला नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स भी 1 या 1 से छोटा होता है, कॉस एक्स भी 1 या 1 से छोटा होता है। दोनों एक साथ 1 होंगे तभी प्रोडक्ट 1 आएगा, दोनों एक साथ 1 होंगे नहीं, इस वजह से यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब दोनों 1 से छोटे होते हैं तो प्रोडक्ट भी 1 से छोटा हो जाएगा। दोनों प्रोडक्ट 1 कब आ सकता है? जब दोनों ही 1 हो। दोनों 1 एक साथ होंगे नहीं। अगर कहीं साइन एक्स 0 है तब कॉस एक्स 1 होता है। तो इधर इधर से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा और इससे हमारे 4 सोल्यूशन आ गए। बी आंसर सही हो गया। ठीक है, समझ में आया? चारों क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू 1 या -1 से चारों क्वाड्रेंट में हमारा 4 वैल्यूज आ गई और बाकी उससे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ इसको देखो। लैम्डा की वैल्यू निकालने की अल्फा की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को, मतलब आइडेंटिटी टाइप से है अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए, बस ये ध्यान रखना है। ये तो इसलिए दिया है ताकि वो डोमेन हमारा सेटिस्फाइड हो। कॉस की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, कॉस अल्फा, इस वजह से अल्फा की वैल्यू π/2 के नॉट इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है। साइन अल्फा भी 0 नहीं होना चाहिए, कॉस अल्फा भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सॉल्विंग करनी है इसको। ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक आंसर बता सकते हैं कि लैम्डा का एक वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद अल्फा कुछ भी रखो वो हमारा पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। है ना? मतलब एक ऑब्जर्वेशन से बताया जा सकता है। देखो ध्यान से, ये इसका कहने का मतलब है कि हर एक अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बस डिनोमिनेटर वाले जिस पे 0 होंगे वो नहीं रखना है, बाकी सारे अल्फा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लैम्डा ऐसा क्या होगा कि सारे अल्फा इसको सेटिस्फाई करें। ऑब्जर्वेशन से एक दिख रहा है हमें। अगर जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो तो दोनों साइड 0 आ जाएगा। अब इसमें अल्फा कुछ भी रखो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर लैम्डा हम लोग 1 रख दें, ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, अगर लैम्डा 1 रख दें तो ये साइन अल्फा बाई साइन अल्फा 1 हो गया, कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा भी 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, और इधर 1 - 1 0। तो अभी लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए अल्फा कुछ भी रखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड है ना? तो लैम्डा इक्वल टू 1 तो हो गया। बाकी दूसरा इससे सॉल्व कर सकते हो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिखा, जो नीचे आएगा उसको राइट साइड ले जाओ। हाँ ऋषित, ठीक है ना? एक और आएगा तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी लिखा है। और इसको तुम लिख सकते हो लैम्डा -1/2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन लैम्डा -1 इंटू अल्फा और लैम्डा -1/2 साइन 2 अल्फा। अब किसी भी अल्फा को सेटिस्फाई करने के लिए ये तुम्हारा सेम होना चाहिए, दोनों साइड जो लिखा है वो सेम होना चाहिए। यानी लैम्डा -1 अगर 2 हो जाए तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसमें क्या बनेगा? साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ये तो होगा ही होगा, अल्फा कुछ भी रख दो। और लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाए
तो जीरो इक्वल टू जीरो बनेगा, ये भी ठीक है, अल्फा कुछ भी रखो ये जीरो बाई जीरो इक्वल टू जीरो ही रहेगा। यानी लैम्डा 1 हो सकता है और लैम्डा 3 हो सकता है। तो दो सॉल्यूशन हो गए, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 3। ये सर लास्ट वाला पार्ट का फिर से बताओ। वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है ना कि अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब देखो एक साइड तुम्हारा साइन टू अल्फा बन गया जो कि अल्फा में है, एक साइड तुम्हारा ये बना है। अब इन दोनों को अगर तुम्हें इक्वेट करना है और बोला गया कि अल्फा सारी वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे नहीं साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा लिखा है तो वहाँ पे टैन अल्फा 1 होगा, वैसा कुछ नहीं है। दोनों साइड हर एक अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे ये साइन टू अल्फा लिखा है तो इधर भी वही होना चाहिए। अब इधर वो होना चाहिए, तो लैम्डा माइनस 1 को मैंने 2 लिख दिया। अब वो 2 लिखते ही ये भी सेटिस्फाई कर गया, 2/2 1 हो गया। सॉरी। तो साइन टू अल्फा इक्वल टू साइन टू अल्फा आ गया। लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए उस केस में। सर लैम्बडा माइनस में 2 कैसे आ रहा है उसको? यहाँ से ये यही तो बोला है कि दोनों साइड अल्फा का ही है ना, और साइन साइन लिखा है और हर एक अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, जो इधर लिखा है वही उधर लिखा होना चाहिए, ओके सर। है ना। जैसे मान लो मतलब कहीं पे अगर ये लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे अल्फा सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है सिर्फ अल्फा की वैल्यू π/4 या 5π/4 ये सब वैल्यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखा है तो इसमें सारे अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, वहाँ पे वही बता रहा था मैं कि दोनों साइड तुम्हारा सेम होगा तो उसी में तुम्हारा अल्फा हर एक सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सर फिर हमें दूसरी वैल्यू कैसे लैम्बडा इक्वल टू? वो भी वही चीज़ है। अगर मान लो ये ज़ीरो हो जाए, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाए तो भी तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो गया, उसमें भी अल्फा कुछ भी रख दो वो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। ओके सर। ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला ये देखो ABCD ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन नहीं है, साइड्स भी अलग दी गई है। 3 साइड 1 है और 3 साइड हमारे 2 हैं और कौन साइक्लिक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू देम इज बताना है। मतलब ऐसे 3 तुम्हारी सेम है और 3 बड़ी हैं ऐसे, और सर्कल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से एंटर तो हो गई। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, 2 है, 2 है। रेडियस बताना है इसका। देखो ऐसे कुछ इक्वेशन बना लेते हैं। हालांकि आर हमें सभी पता है कि ये आर होगा, ऐसे ये भी आर होगा, ठीक है। ये आर होगा तो वैसे तो सभी हमारे एंगल मतलब 3 ट्रायंगल एकदम 3 ये कॉन्ग्रेंट होंगे और 3 उधर कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। ये आर है, ये आर है। तो सभी में हमें पता है कि एंगल तुम्हारा ये तीनों सेम होंगे और ये भी ऐसे ये तीनों भी सेम होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, बीटा 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 तीनों बीटा ही होंगे,
तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अच्छा है ना, इसको इसको एक काम करो, 2 लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग ये भी निकालेंगे, आर भी निकालना है ना, तो इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख लो, वो ज़्यादा सही है। डिवाइड कर देंगे ना, एक ट्राइंगल ऐसे है, उसको आर ये है तो ये ऐसे डिवाइड कर देंगे, ताकि हम लोग क्या है बैलेंसिंग करेंगे। ये हाफ है, और एक ट्राइंगल ऐसा है जो बीटा वाला है, इसमें भी 1 है, तो ये बीटा बोल रहे हैं और इधर वाला अल्फा बोल रहे हैं, तो फिर वो 6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 60 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये हमारा आर साइन अल्फा आएगा, आर कॉस अल्फा हाइट होगा और आर साइन अल्फा ये आएगा, तो आर साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ है, और आर साइन बीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, आर निकालना है। सर अल्फा बीटा डिवीजन का फिर से बता दें। वो देखो, ट्राइंगल तो 3 हमारे बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट को 3 कॉन्ग्रुएंट अलग है, 3 कॉन्ग्रुएंट अलग है ना। हर एक एंगल को मैंने 2 अल्फा और ऐसे लिया है, 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा, तभी वो 6 लिखा है वहाँ पे, 6 अल्फा और 6 बीटा, 2 2 4 6, 6 अल्फा 6 बीटा। 2 अल्फा इसलिए लिया है ताकि ये जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें दिखता है कि परपेंडिकुलर ऐसे डिवाइड करो और वो हाफ डिवाइड कर देता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ 2 अल्फा 2 बीटा लिया है। तो एक ट्राइंगल ये उठाया है इधर से, और एक ट्राइंगल बीटा वाला उठा दिया है, इन सब का सम 360 होगा, एक राउंड है पूरा, तो अल्फा प्लस बीटा 60 लिख सकते हैं। ठीक है चेष्टा, ओजस ठीक है ना, 6 वो इसीलिए लिखा है, 2 2 करके लिखा है ना। हाँ ठीक, तो ये एक इक्वेशन है और ये है, अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अब ये काम बनेगा इसका, मतलब वैसे तो ज्योमेट्री में कुछ और अगर दिख जाता तो देखते, लेकिन अभी मान लो यही हो रहा है, तो इसी से हम लोग को आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 और 2, ठीक। अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ऐसा नहीं दिख रहा है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 1/2 है ना, तो साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा लिख सकते हो, तो हम लोग को बस साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, और साइन अल्फा अगर पता चल जाएगा तो हम लोग आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम ये कर लो कि जैसे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, वो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, तो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, तो ये 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो साइन सी प्लस साइन डी अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी ही लिख देता हूँ मैं इधर, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी, ये इसलिए लिखा है ताकि वो फॉर्म मिल जाए मुझे, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जब यहाँ पे लगाओगे तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, नीचे भी ऐसे ही आएगा 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना, तो ये बन जाएगा 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2
3/2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ये 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा tan बीटा प्लस अल्फा बाई 2 tan 30 आ जाएगा। तो tan 30 मतलब और cot बीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो cot बीटा माइनस अल्फा बाई 2 आ रहा है 3√3। ये आ गया। अब अगर बीटा प्लस अल्फा बाई 2 भी है, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 भी है, पहली और दूसरी इक्वेशन को समझ के कर देना है कि वहाँ पे अगर हम लोग को बनाना है तो कैसे बन जाए। जैसे ऐड कर दो, अब जो है ना फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू पता चल गई हैं, अल्फा प्लस बीटा ही पता है, बीटा माइनस अल्फा भी पता है। आर कॉमन हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी बन जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 यानी साइन 30 1/2, तो आर 2 इंटू 1/2। और कॉट अगर दिया है तो कॉस भी निकाला जा सकता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा 3√3 है और परपेंडिकुलर 1 है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 28, तो 28 मतलब 2√7 इक्वल टू 3/2। तो देखो कट रहा है हमारा, सारी वैल्यूज कट रही, केवल √7/√3 बन रहा है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। ये आंसर आ गया √7/√3। समझ में आया? या फिर एक और काम भी वही जो कर रहा था ना, 2 साइन अल्फा और साइन बीटा, उसको तुम यहाँ पे यूज़ कर लेते, साइन दोनों साइड साइन ले लेते, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा भी आता, उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन वो उसमें भी रूट वूट तो फंसता ही जाके। तो हमने क्या किया है, हमने इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता चला है, तो इस वजह से मैंने वो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है यहाँ पे। और उसके बाद वो सॉल्विंग कर दी पूरी, और ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, सर जो आर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वो लिखा आपने, उसमें फिर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैसे सब्स्टिट्यूट? वो है ना कॉट की वैल्यू पता कर लिया तुमने, ये कॉट पता चल गया ना। यस तो सर। जैसे कॉट पता होता है, कॉट बीटा माइनस अल्फा या कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 लिखो। तो अगर कॉट पता है तो ट्राइंगल में अगर कॉट पता है तो कॉस भी पता चल जाता है, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा बाई 2 के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल बना लो तो बेस और ये सॉरी बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 भी निकाल सकते हैं। ओके सर। और कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 लिखो या कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखो, एक ही बात है। तो आ गया इसका √7/√3, ये हो गया आंसर। चलो ये वाला भी तभी हो सकता था जब फॉर्मूला सही से ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फॉर्मूले ऐसे दिए हों, और ये वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो कभी ना कभी अप्लाई किया हो, क्योंकि इसी के उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे गए ऐसे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देख लो इसको। इसको देखो, sides of right angle triangles are integers, the length of one of the sides is 12।
लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ सच अ ट्राइंगल। इन सर्कल जो तीनों साइड को टच करता है उसको इन सर्कल बोलते हैं, उसका लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस क्या है वो बताना है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इन सर्कल जो तीनों को टच कर रहा है। तो ए इसकी लार्जेस्ट जो रेडियस पॉसिबल है वो लिखना है। एक साइड हमें दी गई है तो एक साइड हमने मान ली सिर्फ 12 है ये, और दूसरी मान लो ये ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो अभी एक तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 144। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 144, बी माइनस ए बी प्लस ए, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ए और बी इंटीजर है, तो इंटीजर है तो यानी जो हमने प्रोडक्ट करके लिखा है उसको इंटीजर के हिसाब से ब्रेक करना और आंसर बताना है। चलो देखते हैं, लेकिन रेडियस इन रेडियस कैसे बताओगे? मान लो ये हमारा आर है, ये भी आर है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 पहले से तो स्क्वायर हो गया ये हमारा हो जाएगा a माइनस आर। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, तो ये भी हमारा a माइनस आर। ऐसे ये हमारा होगा 12 माइनस आर, तो ये भी हमारा 12 माइनस आर होगा। तो b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 12 माइनस आर प्लस a माइनस आर। तो 2r इज इक्वल टू 12 प्लस a माइनस b, r की वैल्यू हो गई 12 प्लस a माइनस b बाई 2, ये होगा। अब यहाँ पे a और b अगर हम लोग सॉल्व कर ले जाएं तो हमारा क्वेश्चन हो गया फिर। और a और b हम लोग यहाँ से पता करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि इंटीजर्स है ना साइड्स, तो वो इंटीजर के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। फैक्टराइज कर लो इसको, जैसे तुमने इसको लिया 12 और 12, तो ये 12 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, दोनों सेम तो होंगे नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम हो जाए, तो 12 12 नहीं है। तो यानी एक को ऐसे तोड़ो, तो यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी लिखते हैं 36 और इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, 24 और कितना हो जाएगा 6, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 24 और 6। ठीक है, तीसरा 48 3। ठीक है, 72 2। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है ना उसको b प्लस ए दे देंगे, और 1 यहाँ पे 144 और 1 भी लिख सकते हैं, लिख दो, लेकिन वो बनेगा नहीं, देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे b और a इंटीजर आना चाहिए, ध्यान देना, b और a इंटीजर। तो अगर मान लो कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने में पहला वाला तो हटा ही दिया हमने, दूसरा वाला कंपेयर किया तो b प्लस ए को बोला 36 और b माइनस ए को बोला 4। ऐड करो, b आ जाएगा 20, a आ जाएगा 16। यहाँ से फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, 24 और b माइनस ए 6। ऐड करो, b आ जाएगा 15, a आ जाएगा 9। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। 48 और 3, ऐड करो, 2b इक्वल टू 50 बना रहा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर आना है ना b और a, तो ये गड़बड़ हो गया।
तो ये गड़बड़ हो गया तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनका भी सम देखो 145 बन जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 72 ऐड करो, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो सभी में है बी, ए माइनस बी को तुम्हें देखना है कितना बड़ा हो सकता है, और अगर ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो देखो इसको ज़रा, है ना, ये वाला 20 और 16 के हिसाब से यहाँ रखो, 15 और 9 रखो, और उसके बाद ये वाला रखो। ठीक है, आ रहा है देखो। सॉल्यूशन समझ में आया किस तरह से किया है? फैक्टर कर लिया हमने, और फैक्टर करने में क्या किया है कि ये दोनों इंटीजर हैं, बी और ए इंटीजर है, तो बी माइनस ए बी प्लस ए, और इन दोनों को फैक्टर करके लिखा है। 12 और 12 लेने का मतलब नहीं है दोनों डिफरेंस और सम सेम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको और थोड़ा, तो जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सब यहाँ लिख दी है। 3 के साथ अलग रहे, 36 और 4 लिख दिया, उसके हिसाब से आंसर निकाला। 48 3 से आ नहीं रहा था, 24 और 6 भी से भी आ गया। 144 और 1 से नहीं आएगा, 72 और 2 से भी निकाला हमने, तो b प्लस ए 72, b माइनस ए 2, तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो b आ गया 37 और a आ गया हमारे पास 35, तो हमारा r आ जाएगा। a माइनस बी को सबसे कम वैल्यू देखनी है, तो -2 हमें मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी ये वाले से। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? और ये ध्यान रखना, इंटीजर वाले क्वेश्चन में कभी भी हो सकता है, जैसे दो वेरिएबल थे तो हमें दो इक्वेशन नहीं दी जाती, वो एक ही इक्वेशन में हमें सॉल्विंग करनी होती है जब भी कभी इंटीजर वाला तुम्हें सॉल्व करना हुआ। ठीक, चलो आगे चलते हैं, इसको देख लो ठीक से। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। अच्छा एक सेकेंड, इसमें A sphere with center O sits top of pole as shown in figure, and observer on the ground is at a distance 50 meter दिया हुआ है from the foot of the pole. C notes that the angle of elevation from the observer to point P and Q, Q ये वाला पॉइंट है और P ये वाला पॉइंट है, ऐसे। रेडियस ऑफ द स्फीयर इन मीटर्स बताना है। ये कुछ ऐसा है, देखो ट्राइंगल, बस राइट एंगल ट्राइंगल तुमको समझने हैं। एक इस तरह से दिख रहा है और एक यहाँ पे है, ऐसे। ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये हमारा 60 है पूरा, और नीचे वाला 30 है।
तो यहाँ से देखो ये वाली डिस्टेंस हमारी स्फीयर की रेडियस होगी, तो ये हमारा पूरा 50 था, तो ये आर है इतना, तो 50 माइनस आर हो जाएगा ये। और अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो भी वो आर हो रहा होगा, तो ये टोटल में से जो भी है, तो ये हमारा मान लो अगर x है तो ये हमारा पूरा x प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो tan 30 लगाना है और tan 60 लगाना है। तो tan 30 लगाओगे तो आएगा x अपॉन 50, तो x की वैल्यू आ गई 50/√3। और tan 60 लगा रहे हैं तो x प्लस आर अपॉन 50 माइनस आर, ये √3 हो गया। 50√3 माइनस r√3, x की वैल्यू 50/√3 प्लस आर। आर एक साइड ले जाओ, 50√3 माइनस 50/√3 और आर 1 प्लस √3। ठीक है, एलसीएम ले लो 50 और यहाँ पे जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 50 इंटू कॉमन करोगे 2/√3 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू आ रहा है आर। और ऐसा तो आंसर लिखा नहीं है, तो √3 प्लस 1 को ऊपर नीचे मतलब रैशनलाइज करके लिख दो और आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये 2 हो जाएगा, 2 कट गया, 50 √3 माइनस 1/√3, ये आंसर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सिंपल था, मतलब वो समझना था डायग्राम से और उसके बाद कर देना था। चलो अगला। ए बी बी ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस डी। ए ओ बी एंगल थीटा है और डी बी ए पॉइंट ऑन ओ ए सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ बी डी, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, ए बी ओ और रेडियस डी है, एंगल थीटा है, डी बी ए पॉइंट ऑन ओ ए, नाइन्टी डिग्री है, ई बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ई है, एंड एफ बी ए पॉइंट ऑन द आर्क ए बी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ओ ए। इसके पैरेलल यहां से तुमने ये एफ है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क ए एफ टू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं हम लोग एंगल रेडियन में हो और इंटू रेडियस करके। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है एंगल इंटू रेडियस, और एंगल किस में, इन रेडियन। जैसे θ/360 वो थीटा डिग्री में होता था, पर अगर रेडियन में है तो डायरेक्ट एंगल इंटू रेडियस करना है। ठीक है, तो अगर आर्क लेंथ ए बी निकालना है तो वो तो सीधे थीटा इंटू डी हो जाएगा, सीधे थीटा इंटू डी लिख देंगे आर्क लेंथ ए बी का। अब ए एफ निकालना है तो ए एफ में हमें फिर एंगल भी चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, और पैरेलल दिया है तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा फिर, और इसको एक पॉइंट मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी मान लो।
ठीक है। और ओ जी प्लस जी एफ इक्वल टू भी हमारा रेडियस है। हाँ तो बस और हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। हम्म। ठीक। जैसे यहाँ पे तुम देखो तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी जी में ये निकालो जरा, डी जी कितना है। डी जी को लिख सकते हैं हम लोग ओ जी साइन अल्फा, और जी ई को लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, एफ जी साइन अल्फा। साइन जैसे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं लगाते, वही लिख रहे हैं। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे करके तो हाइपोटेनस इंटू हो गया वो चीज़। अब दोनों को अगर ऐड कर दो, डी जी प्लस जी ई, साइन अल्फा कॉमन, ओ जी प्लस एफ जी हमारा डी है, डी जी प्लस डी कितना हो जाएगा, डी ई। और डी ई को लिख सकते हो बी डी का हाफ, और बी डी फिर से ट्राइंगल देखो 90 डिग्री एक और ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ये वाला, ये थीटा है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो डी ई क्या हो जाएगा, बी डी का हाफ, तो डी साइन थीटा बाई 2। यहाँ से अल्फा आ गया हमारे पास, अल्फा को अब वो साइन को उधर ले जाके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, ये अल्फा हो गया। अब अगर अल्फा पता है तो आर्क लेंथ ए एफ भी पता है हमें, अल्फा निकाल लिया, तो आर्क लेंथ ए एफ हो जाएगा रेडियस, रेडियस डी इंटू एंगल कितना है, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, और इससे डिवाइड करना है तुम्हें थीटा इंटू डी से, तो डी डी कट जाएगा, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ये आएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो इसमें और भी क्वेश्चन है तो ये मैं अब भेज दूंगा, है ना, तो उसको ट्राई करना, फिर डिस्कस कर लेंगे। और डाउट्स में भी पूछ सकते हो, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फंस गई। तो पुराना जो लिया था और अभी जो लिया था, ये मैंने दोनों फिर इसी में जो क्वेश्चन है वो सारे भेज दूंगा, तो एक बार और ट्राई करना। तो फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं।